प्रिय व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल बाय सत्या सर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं राज्य व्यवस्था के खंड 1 में 1773 से लेके और आपके 1700 खंड 2 से मिला के 1758 तक क्लियर हो चुका है। इस खंड में हम आपको स्टार्ट करेंगे 1781 का भारत परिषद अधिनियम। 1781 के भारत परिषद अधिनियम से हमसे यहां से स्टार्ट करेंगे। 1781 के भारत परिषद अधिनियम में भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनली वे में इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बिगिन करना चाहा, जिसमें भारत को अब ये नहीं रह गया कि गवर्नर कुछ सैनिकों को लेके भारत पे शासन चला सके। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल का वे देने के लिए या फिर एक डेमोक्रेटिक तरीके से राज करने के लिए परिषदों का निर्माण करना चला। तो परिषदों का निर्माण करने में सबसे पहले 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कि अब ये क्या है कि भारतीय गवर्नर जो सरकारी, जैसे कि भारत में क्या है कि कई ऐसे लोगों को सरकारी पदों के लिए गवर्नर अपने सरकारी पदों में भारतीयों को नियुक्त नहीं करता था। तो सरकारी पदों में भारतीयों को नियुक्त कब से करने लगा, तो इन्होंने देखा कि सरकारी पदों में जैसे सरकारी पद होता था उसमें, अब वर्तमान में जो मंत्री परिषद होता है उस तरीके का सरकारी वो तंत्र होता था। गवर्नर के अधीन जो कार्यकारी परिषद होता था उसी को सरकारी कहते थे, सदस्य होता था। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत सबसे मस्ट और पहली पॉइंट क्या है कि इन्होंने परिषदों का निर्माण किया। इन्होंने हर एक स्टेट में जितना उनका डोमिनियन स्टेट था, इट मींस जहां पे ब्रिटिश कॉलोनियां स्थापित करके एक ब्रिटिश अधिकृत भारत बनाए हुए थे, वहां पे उन्होंने एक एक परिषदों का निर्माण किया। तो परिषद निर्माण के क्रम में इसमें उन्होंने किया क्या कि गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद है उसमें न हो के केवल सदस्य, सरकारी परिषद के अलावा भी सदस्य होते हैं, जैसे मंत्री परिषद के अलावा भी आपके विधायक और सांसद होते हैं, उस तरीके से विधायक और सांसद के तौर पे भारतीयों को नॉमिनेट कर दिया। क्योंकि उस समय डेमोक्रेटिक संस्था थी नहीं आपका चुनाव निर्वाचन ऐसा वगैरह होता था, तो गवर्नर जनरल मनोनीत कर देता था समाज के विशिष्ट लोगों को। विशिष्ट क्रम में गवर्नर जनरल के सदस्य टीम में 3 लोगों को मनोनीत किया गया। किसको? गवर्नर के वर्किंग नहीं, गवर्नर परिषद में भारतीय गवर्नर परिषद में भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया। गवर्नर भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया। नियुक्ति के क्रम में 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया उसने। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्तियों को उसने क्या किया, मनोनीत किया अपनी परिषदों में, लेकिन कार्यकारी परिषद में नहीं मनोनीत किया। कार्यकारी परिषद में जब आप देखेंगे तो जब ये पार्लियामेंटो सुधार आएगा 1900 में जब डिलीवर करेंगे उसमें, तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल एक परिषद बनाया, जो बनी आपकी परिषद स्टेट में। परिषदों में क्या किया कि सदस्यों को मनोनीत नियुक्त किया। 3 सदस्यों को मनोनीत किया भारतीय क्रम में, आपके बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सरदिनकर राव को मनोनीत किया। इसके बाद इसी क्रम में अब ये डेमोक्रेटिक तरीके से बनाने के क्रम में आपके भारत परिषद अधिनियम के दूसरी मोस्ट पॉइंट क्या है कि भारत परिषद अधिनियम की दूसरी मोस्ट पॉइंट ये है
कि जो सेंट्रल में कोर्ट का व्यवस्था किया गया था, अब ये पूरे तीनों प्रमुख प्रांतों, जो उसका मद्रास, बंबई और कोलकाता, मद्रास, बंबई, कोलकाता में तीनों में उच्च न्यायालय की स्थापना की। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन सा? मद्रास नंबर 1 पे, बंबई और कोलकाता। तो आप जानेंगे जो कोलकाता का रहेगा, जैसे उस समय, अब ये मत समझिएगा कि 1873 जो 1773 में संघीय न्यायालय 1774 में बना, क्या वो उसको हटा दिया होगा? ऐसा नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो दिल्ली में हाई कोर्ट भी है और दिल्ली जिला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, उसी प्रकार से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी वो चलता रहा और ये कोलकाता का एक हाई कोर्ट भी था। तो ये 3 हाई कोर्ट बंबई, मद्रास और कोलकाता बनाए गए। ये आपके भारत परिषद नियम 1861 के तहत 1862 में ये दूसरा प्रमुख कार्य था। परिषदों का क्रम, अच्छा, परिषद अधिनियम, ये समूहों का, इसको बनाने के लिए ये जो तमाम आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये प्रमुख धाराएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था, इसको संपीड़ित करके, मतलब क्रमानुसार एक जगह करके इसके क्रम में किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम में पहला परिषदों में भारतीयों को दिया गया, दूसरा क्या है? मद्रास, बंबई और कोलकाता में सृजन किया गया न्यायालय का। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जब ये तीनों परिषदें बना दिया गया और ये परिषद बनने के बाद जब परिषद बन गया, हर तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग, मद्रास, बंबई और कोलकाता, तो इसमें किया गया कि एक उसको कानून बनाने की शक्ति दे दिया गया। कानून बनाने की 1861 के तहत ये जो स्टेट है, स्टेट को अपना कानून बनाने का शक्ति दे दिया गया कि अब वो क्या कर सकता है, अपने लिए कानून बना सकता है, विभिन्न सदस्यों के, और ये सारी चीजें कर सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये तीनों सदस्यों के किया और कानून बनाने का बजट, और इसमें आप देखेंगे कि इस समय 1861, आप जानते हैं कि 1857 से ही वो कैनिंग को लाया गया और उसमें से उसको वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल का पद। तो कैनिंग ने किया क्या कि इन्होंने एक, आप सुनते होंगे, बहुत फेमस चीज है, यूपीएससी में ज्यादातर चर्चा में रहता है, जनरल एग्जामों में नहीं आता है वो। तो इसमें है कि ये जो कैनिंग की है, लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली इसने लागू कर दी। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू करने का मतलब यह होता है कि अगर आप, जैसे इनके पास प्रॉब्लम यह था कि अगर किसी भारतीय को अपना सदस्य परिषद में कार्यकारी बना लेते हैं तो अपने भारतीयों के हिसाब से करने लगेगा, फेवर लेने लगेगा अपने कंट्री, अपने पीपुल का। इसलिए इन्होंने, इनके पास ये प्रॉब्लम थी, तो ये जो अपने राज्य कार्यकारी परिषद बनाते थे उसमें मंत्रियों की संख्या कम पड़ जाती थी और उचित मंत्रियों की और कार्यकारी चाहिए के हिसाब से। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ यह हुआ कि किसी एक व्यक्ति को, एक मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय सौंपना। आज के डेट में भी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी रही थी और वो आपके वित्त मंत्री भी रही थी। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में, जैसे बड़ौदा थे, बड़ौदा भी यूपीए गवर्नमेंट में बहुत सारे पदों को एक साथ संभाले थे सेंटर में। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली का असर अभी तक हमारी भारतीय राजनीति पे है। लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत यह अर्थ है, इसका सापेक्षता देखेंगे तो जनरल भाषा में एक व्यक्ति को एक से अधिक मंत्रालयों का अधिकार दे देना, ये पोर्टफोलियो प्रणाली का रूप है। इसमें यह भी है, इसने ये दिया कि पोर्टफोलियो को एकाधिकार देते हुए और उसको, उस व्यक्ति को उस मंत्रालय का प्रमुख बना दिया, मतलब सारे डिसीजन वो अपने मंत्रालय के स्वयं ले सकता था। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली है। इसमें एक और की पॉइंट देख लेंगे
कि और ये सारे चीजें देख रहे हैं आप कि लॉर्ड कैनिंग ने जो ये पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया और ये अपने फैसले खुद ले सकता है, मतलब मंत्रालय की स्वायत्तता। जैसे आज के डेट में जब दिया जाता है किसी को, एक व्यक्ति को एक से अधिक मंत्रालय दिया जाता है, उस क्रम में आप देखते होंगे कि स्वतंत्र प्रभार, परतंत्र प्रभार। मंत्रियों का दो कैटेगरी होता है। जब राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री अर्थात वो राज्य के मंत्री नहीं होते, सेंट्रल में ही मंत्री होते, लेकिन उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार और परतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार मतलब होता है वो अपने ये पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा रहेंगे, उनके सुपीरियर मंत्री से उनको आदेश नहीं लेना होगा। लेकिन परतंत्र प्रभार जितने होते हैं उनको अपने सुपीरियर मंत्री से जितना खंड दिया गया उस पर भी उनको आर्डर के रूप में या फिर उनका आदेश लेना आवश्यक है। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली के बाद इन्होंने कैनिंग ने स्टार्ट क्या किया कि एक खास चीज देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत और अनुच्छेद 213 के तहत ये राष्ट्रपति और ये राज्यपाल, ये राष्ट्रपति और ये राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोग क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का अर्थ यह हुआ किसी भी विषम परिस्थिति में सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है या सदन गतिरोध है, तो उस स्थिति में राष्ट्र में अगर किसी भी कानून को बहुत जल्दी लागू करना है, अति आवश्यक है, तो सरकारें क्या करती हैं, अध्यादेश जारी कर देती है। राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से और राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में होता है। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही आया है, लॉर्ड कैनिंग के ही समय से। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में ही इन्होंने प्रावधान किया था कि जो गवर्नर जनरल है मंत्री परिषद या कार्यकारी परिषद के बिना संस्तुति के ही किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अवधि कितनी रहेगी, अवधि रहेगी आप उसकी 6 माह। कितनी अवधि रहेगी, 6 माह तक वो क्या करेगा, बिना किसी सदन में गए, बिना कार्यकारी परिषद की संस्तुति लिए, कार्यकारी मतलब मंत्री परिषद की बिना संस्तुति लिए 6 माह तक वो अध्यादेश क्या करेगा, जारी रहेगा। वो 6 माह तक अध्यादेश क्या करेगा, कार्यकारी रहेगा। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में कि आपका जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अगर वो टेम्परेरी सदन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो रही है, जब सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई तो उस सदन की कार्रवाई के स्टार्ट होने से 30 दिन के अंदर ही अंदर उसको उस सदन से पास करा लिया जाएगा, अन्यथा वो 6 सप्ताह में क्या करेगी, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी। तो लेकिन 6 महीने वो सदन की कार्रवाई स्टार्ट होते ही दोनों सदनों से अध्यादेश पास कर लिया जाता है, जिसकी अवधि होती है 6 माह। अगर इसको संपूर्ण देश पे लगता है कि ये हमेशा के लिए अध्यादेश पे कानून बनाना चाहिए, तो वो क्या किया जाता है कि उसको फिर से, जैसे प्रक्रिया है विधि निर्माण की प्रक्रिया, उस विधि निर्माण की प्रक्रिया से लोकसभा, राज्यसभा, विशेष बहुमत और राष्ट्रपति के यहाँ जाके वो विधि बन जाती है संपूर्ण भारत के लिए। जिस स्तर का वो कानून रहेगा वो प्रक्रिया से वो विधि बन जाएगी। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये लॉर्ड कैनिंग का है। तो लॉर्ड कैनिंग, अब देखेंगे इस जैसे ये क्रम चल रहा है, गवर्नर जनरल का जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। तो ये राज्यपाल का पद हो गया। इसके बाद अध्यादेश के बाद एक आएगा आपका अगला पॉइंट आएगा 1892 का भारत परिषद, ये 1892 का अधिनियम आएगा। 1892 के अधिनियम में आप कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या किया गया कि शासन को चलाने के लिए हमेशा क्या होता है, प्रमुख राजनीतिक तंत्र और बहुत शक्तिशाली तंत्रों का मिलाव किया जाता है आपमें। तो उन्होंने देखा कि जो जो कंपनियां बहुत बड़ी थी उसको अपने मिला लिया, जैसे बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उनको सब, इन सारी चीजों को 1892 में सरकार ने प्रमुख पद दिया, काउंसिल में उनकी सीटें बना दी। तो इस तरह लोगों को क्या किया गया, उनको मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस देके अपने फेवर में कर लेना, वो जो शक्तिशाली हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली का, इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी तो भी मतलब यूपीए के शासन में भी उनका उनसे बॉन्डिंग था। आज अगर बीजेपी का शासन है उसमें भी उनका
दूसरे का बॉन्डिंग है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 1892 में यही दो प्रमुख कार्य। इसके बाद हम चलते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार पे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले क्या है, मिंटो क्या है? मार्ले है आपके राज्य सचिव, मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले हैं आपके राज्य सचिव और मिंटो हैं आपके गवर्नर जनरल। मार्ले मिंटो सुधार में है, आपको पता है कि 1833 से ही भारत का गवर्नर जनरल हो गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था वो जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, तो ये मिंटो हुआ। तो मिंटो गवर्नर जनरल था और मार्ले क्या थे, आपके राजनीतिक प्रमुख थे। तो ये जो राज्य के सचिव थे, राज्य के सचिव, ये आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने क्या किया, 1857 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसके बिफोर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो भारत के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें बनती थी, उसमें बहस होता था केवल, जैसे कि राजनीतिक क्राइटेरिया बना देंगे तो वर्क नहीं रहेगा। महारानी के अंदर में अगर एक व्यक्ति रहेगा, डायरेक्ट शासन को उसको आदेश देंगे और वो कार्य इंप्लीमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बौद्धिक तंत्र बना दिया जाएगा तो उसमें डिसीजन मेकिंग में टाइम पेंडिंग में जाता है, बहुत ज्यादा टाइम उसमें वास होता है। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने इस सारी चीजों को हटाते हुए राज्य सचिव बना दिया। जहां जहां उन्होंने जिस जिस कंट्रियों में अपना डोमिनियन, अपना राजतंत्र फैला रखा था, वो सचिव के तौर पे अपनी संसद में बिठाते थे। तो वो सारा कानून जो बनाते थे उसमें उसका भी प्रभाव रहता था, वो वहां से लाता था, उस कानून को गवर्नर जनरल के साथ मिलकर इम्प्लांट्स करता था जितना भी डोमिनियन था, एज लाइक अफ्रीकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, इंडोनेशियन में, जहां जहां भी गवर्नर इस ब्रिटेन का वो था कॉलोनियल। तो ये मार्ले मिंटो सुधार में रहा। मार्ले मिंटो सुधार का गांधी जी और नरम दल ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। आप देखेंगे कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1905 से ही गड़बड़ी, बनारस में 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1905 से ही गड़बड़ियां होने लगी और 1906 जाते जाते बात विवादास्पद हुआ। 6 में हुआ कि दादा भाई नौरोजी का किसी ने नाम ले लिया कि यह अध्यक्ष बन गया, और इतिहास का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने उनका नाम ले लिया गया। तो वह आंदोलन उस समय कांग्रेस दो फाट होने से बच गई, उनका किसी ने विरोध नहीं, उन्होंने अध्यक्षता की। लेकिन 1907 में कांग्रेस दो फाटों में बट गई, गरम दल और नरम दल वाले। तो गरम दल नरम दल वाले में कांग्रेस के बटने के बाद जो नरम दल था वही कांग्रेस का सर्वेसर्वा हुआ, गरम दल वालों को कहीं जगह नहीं मिली और ये समझ लीजिए भारतीय राजनीति में भटकने लगे। तो ये जो नरम दल वाले थे, मार्ले मिंटो सुधार का स्वागत किया। तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या है कि सुधार नहीं है, भारत के डिजास्टर का, भारत के डिमोलिश करने का सबसे पहला शुरुआत है मार्ले मिंटो सुधार। ये सुधार किसी प्रकार का, जैसे इसमें की पॉइंट हम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से डिजास्टर का काम करता है। तो भारत परिषद अधिनियम में अब ये मार्ले मिंटो सुधार के क्रम में किया क्या गया कि जो भारतीयों को आपने पढ़ा कि पटियाला के राजा और बनारस के, पटियाला के राजा और बनारस के राजा तथा दिनकर राव को ये अपने परिषदों में जगह दिया। तो इन्होंने कहा कि एक परिषद में जगह देने से है कि एक इसमें सबसे पहले पॉइंट नोट करेंगे आप कि इसमें परिषद की जगह पे इन्होंने क्या किया कि एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल, सत्येंद्रनाथ सिन्हा इनका फुल नेम है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में इनको जगह मिला। मतलब जो वर्किंग कमेटी है, जो मंत्री परिषद है, उसमें इनको जगह मिला। तो सबसे पहले जो मंत्री परिषद में, गवर्नर जनरल के मंत्री परिषद में जगह पाने वाले व्यक्ति कौन है? एसपी सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, जो गवर्नर जनरल के वर्किंग कमेटी में प्लेस पाने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले यही है, एसपी सिन्हा भी आता है क्वेश्चन और सत्येंद्रनाथ सिन्हा के नाम पे भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी डीपली पूछता है तो फुल नेम हो जाता है। आपने कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में स्थान पाने वाला प्रथम भारतीय, तो एसपी सिन्हा टिक लगाएंगे। तो ये एसपी सिन्हा को इन्होंने गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में बनाया
और इसमें 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में आप जानेंगे कि मार्ले ने एक और विचार और उस पर मिंटो ने ये उस चीज को और अप्लाई किया। आपको पता है कि हर एक सरकारें क्या करती है, वर्तमान में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग किया जाता है। और आप देखेंगे सेंट्रल क्या करती है, रिलीजियस जनगणना करती है, जिससे आपको पता है कि 79% कौन है, 18% कौन है इस समय भारत में, कितने परसेंट सिख्स हैं, कितने परसेंट ईसाई हैं। ये सारी सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम का मेजर कैरेक्टर इस तरीके से आपको जनगणना में कॉन्सेप्ट में मिलेगा। तो ये देखें कि इन्होंने क्या किया कि ये मिंटो ने एक प्रणाली लागू की, ये कि जो निर्वाचन है, निर्वाचन को दिया गया मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। जैसे उन्होंने डिमांड किया कि हमें पृथक निर्वाचन कर दिया जाए, कि उससे क्या, और उसमें होगा क्या कि अगर जो निर्वाचन, अगर पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, मतलब इसमें पॉइंट बना लीजिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अर्थ तात्पर्य से ये हो जाएगा कि मुसलमान को अगर पृथक निर्वाचन दे देंगे तो उनको एक अपनी मेजॉरिटी का हो जाएगा कि हम मेजॉरिटेरियन में अपना एक प्लेस वैल्यू पता हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू पता हो जाने से क्या हो जाएगा, सेल्फ क्रिएट करने लगेंगे पार्टी संस्थाएं इस तरीके से। किस बेसिस पे, रिलीजियस बेस पे। जैसे हमारे यहाँ यूपी में और खासकर बिहार में इन दोनों स्टेटों पे जातिगत जनगणना की मांग की जाती है। उससे क्या होगा कि प्रत्येक जातियों को अपना स्ट्रेंथ पता हो जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी क्या है, उस बेस पे क्या हो जाएगा, भारतीय समाज पार्टी, ऐसे कई सारी पार्टियां जो होंगी, हर एक कास्ट बेसिस पे विशेष व्यक्ति उठ के अपने जातिगत राजनीतिक पार्टियां बना लेगा। तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और डिमोलिश हो जाएगी। इसलिए ये क्या करती सरकारें अभी जातिगत जनगणना पे नहीं है, तो ये पृथक निर्वाचन उन्होंने दे दिया कि पृथक निर्वाचन से क्या हुआ, अब यहीं से पाकिस्तान के बनने की शुरुआत हो गई। पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दे दिया, और यही देखेंगे ये क्रम 1919 में देखेंगे तो और रिड्यूस किया जाएगा, तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, जिसके कारण एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि भारत में पृथक या सांप्रदायिक कह सकते, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक फादर किसे कहा जाता है भाई, फादर कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो जो है आपके, लॉर्ड मिंटो क्या है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। तो ये 1919 के फेमस की पॉइंटों में था कि इन्होंने उसका सुधार किया, और इसमें एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल के पहली बार कार्यकारी परिषद में जगह दिया गया, और भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन का करके सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में मिंटो विख्यात हुए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि भारत के सांप्रदायिक जनक का जनक कौन है, तो इसमें आप लगाएंगे लॉर्ड मिंटो। तो ये 1919 का मार्ले मिंटो सुधार था। ये किसी प्रकार आप देख ही रहे कि किसी प्रकार का सुधार नहीं है, समाज को डाइवर्स करना, आपके डाइवर्सिटी को एकदम ग्लोबलाइज करके उसको डिवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट हमारा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।